फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशिकी के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स का ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। टोटल ऑप्टिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और आज हम लोगों ने शामिल कर रहे हैं परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। इस एक वीडियो में इन सारे के सारे टॉपिक का एक वन शॉट रिवीजन आपको करवा दिया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 4 तक के हम बात करने वाले हैं परावर्तन के बारे में। पॉइंट नंबर 5 से लेकर के 8 तक हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। और पॉइंट 9 जो होगा वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या। तो ये आपके लिए अपवर्तन के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई गोली सतह अगर आपके सामने अवेलेबल है तो अगर मान लीजिए उससे इस प्रकार से अगर अपवर्तन वगैरह होता है तो आपको पता है कि समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस दूरी से गुजरती है। तो उसके लिए जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो रिलेशनशिप है वो याद रखिए आप, F = R/2। तो मतलब R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशनशिप पर एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है दर्पण सूत्र के ऊपर। तो दर्पण सूत्र एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, 1/f = 1/u + 1/v, जहां पर v बराबर प्रतिबिंब की दूरी है और u बराबर आपका जो है वस्तु की दूरी है। इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें चिन्हों की परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन का रूल फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए कि राइट साइड में, अगर मान लीजिए दर्पण के राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है जबकि दर्पण के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिया जाता है। तो क्योंकि जब प्रतिबिंब बनने की अलग अलग 6 से 7 कंडीशन है तो उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बन जाते हैं, वस्तु लेफ्ट साइड होती है तो प्रतिबिंब राइट साइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि दर्पण आपका उत्तल है या अवतल है। इसीलिए 1/f = 1/u + 1/v का जो फॉर्मूला है उसमें साइन कन्वेंशन मतलब चिन्हों की परिपाटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कहलाता है हमारे लिए दर्पण सूत्र। फिर हम बात करते हैं परावर्तन के इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक और चीज आती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m = I/O -v/u। तो याद रखिए I का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब है वस्तु की वास्तविक लंबाई, V का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी मुख्य अक्ष पर वो उसके केंद्र से, और U बराबर वस्तु की दूरी उसके मुख्य अक्ष पर केंद्र से। ठीक है भी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में एक अनुपात, और इसके अलावा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में एक अनुपात। ये आवर्धन क्षमता से ही डिसाइड होता है कि वस्तु एक्चुअल में कहाँ पर रखी हुई है। आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक आपको दिख रहा है, आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। लेकिन आवर्धन क्षमता की जो वैल्यू है वो >1 और <1 के आधार पर डिसाइड होती है कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। आवर्धन क्षमता के मतलब कभी इस वाले फॉर्मूले से कभी इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का एक और फॉर्मूला F - v/f, और दूसरा फॉर्मूला F / F - u। मतलब प्रतिबिंब की दूरी दी जाएगी तो F - v/ फोकस दूरी, और अगर वस्तु की दूरी जाएगी तो F / F - u। तो वस्तु की दूरी दी जाएगी तो ये फॉर्मूला, और प्रतिबिंब की दूरी दी जाएगी तो ये, मतलब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी। यहाँ पर आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पर आपकी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो ये आवर्धन क्षमता के बेसिक 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है इसमें। तो ये आवर्धन क्षमता वाली बात होगी। फिर बात करते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ पर निर्भर करती है। मैं आपको बता दूं 360/θ एक्चुअल में मान लीजिए हमने 2 दर्पण इस प्रकार से रख दिए। तो 2 दर्पण इस प्रकार से रखने पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन इस प्रतिबिंब का एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और इस प्रतिबिंब का एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इस प्रकार एक ही दर्पण में कई सारे प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनके बीच का कोण कितना है। तो अगर मान लीजिए पहली कंडीशन, अगर मान लीजिए ये सम संख्या अगर हो जाए, मतलब 360/θ की वैल्यू अगर कोई सम संख्या आ जाए तो उस कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360/θ - 1। अगर मान लीजिए विषम संख्या हो जाए तो इसमें आपको याद रखना है विषम संख्या वाली कंडीशन में सममिति में
सममिति का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच अगर वस्तु रखी हुई है, तो सममिति में 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, और विषम सममिति में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 360 डिवाइडेड बाई थीटा। ये प्रतिबिंबों की संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कुल मिलाकर के 3 प्रकार से आपको निर्भर करती है। सबसे पहले सम संख्या आने पर डायरेक्टली प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। विषम संख्या जब आएगी 360 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू अगर विषम संख्या आ गई तो उस कंडीशन में सममिति मतलब वस्तु बीच में रखी हुई तो -1 कर देना है, और वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है तो फिर आपको जो वैल्यू आप सॉल्व करके लेकर के आएंगे वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। तो ये नॉर्मली परावर्तन में यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, प्रतिबिंबों की संख्या, आवर्धन, दर्पण सूत्र, फोकस दूरी। अब बात करते हैं अपवर्तन या अपवर्तनांक। तो अपवर्तन या अपवर्तनांक में आपको मिनिमम 2 माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो एक मान लीजिए हमने एक माध्यम को हम विरल माध्यम बोलते हैं और एक माध्यम को हम सघन माध्यम बोलते हैं। सघन माध्यम में जिस जगह पर प्रकाश किरण जाकर के माध्यम से अपना एक माध्यम चेंज कर रही होती है, उस जगह से जब अपवर्तन होता है तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण थोड़ी सी झुक जाती है अपने वास्तविक माध्यम से, तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। और अभिलंब के साथ में बनाया गया कोण क्या होता है? आपका आपतन कोण। तो याद रखिए साइनाई अपॉन साइनार, साइनाई अपॉन साइनार क्या कहलाता है? ये अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम लिखते हैं 1μ2। ये 1μ2 का मतलब ये है कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से लेकर के 2 तक जा रही है, और साइनाई अपॉन साइनार में जो अगर सघन माध्यम होगा तो कोण छोटा बनेगा, विरल माध्यम होगा तो कोण बड़ा बनेगा, और कोण छोटा बनेगा। याद रखिए कोण अगर छोटा बनेगा तो इसका मतलब है साइन आर का मान कम आएगा, साइन आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस कंडीशन में अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि जैसे वाटर का 1.33, कांच का 1.5 के अप्रॉक्सीमेट, हालांकि अलग अलग प्रकार के कांच के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। अब अगर इसी अपवर्तनांक के फॉर्मूले को हम अलग तरीके से लिखें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 1μ2, या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। मतलब हम पहले माध्यम को निर्वात अगर मान ले तो फिर आपको प्रकाश की चाल रखनी पड़ेगी और दूसरा माध्यम हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये V1 अपॉन V2, ये C अपॉन V, और ये C अपॉन V के फॉर्मूले से ही हम लोग क्या काम करते हैं? वाटर का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक या फिर हीरे का अपवर्तनांक कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग को रखना होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी अपवर्तनांक के बारे में। अब जैसे ही आप अपवर्तनांक के बारे में स्टडी करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आती है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास में एक मोटी प्लेट है, ये अभिलंब हो गया, इस प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के बाद फिर वो दूसरी सरफेस से उसका फिर से अपवर्तन होगा, और ये जो विस्थापन आया इसे हम पार्श्वी विस्थापन कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है D इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू T इंटू आई। ये T क्या है? इस प्लेट की थिकनेस है, और I क्या है? I जो है आपतन कोण है, और आपतन कोण बहुत ही छोटा अगर है तो उसको हम कोण के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोण का मान अगर छोटे से छोटा होता है तो उसको हम लोग एक्चुअल में कोण के रूप में लिख सकते हैं। तो TI यहाँ पर I का मतलब आपतन कोण से है, लेकिन वो बहुत छोटा कोण 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए अलाउ है। ठीक है, अभी 1.5 से 2 to 3 डिग्री के अलाउ है। यहाँ पर म्यू क्या है? अपवर्तनांक है इस प्लेट का। तो ये पार्श्वी विस्थापन कैलकुलेशन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी बाथ ट्यूब में अगर मान लीजिए इस प्रकार से कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो ये जो प्रकाश किरण सीधी आनी चाहिए तो वो झुक जाती है। इस कंडीशन में होता ये है कि जो ग्लास की प्लेट होती है, वो ग्लास की प्लेट की जो टोटल लंबाई है उसका ऑब्जर्वेशन जो है नहीं हो पाता। इस कंडीशन में अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है? 1μ2 इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई H डैश। और ये जो H डैश जो है इसको हम आभासी लंबाई कहते हैं तार की, या कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने अगर इस मार्कर को वाटर में डुबा दिया जाए तो इसकी जो टोटल जो लेंथ डूबी हुई रहेगी वो हमको वास्तविक रूप से ऑब्जर्व नहीं होगी, तो कम ही ऑब्जर्व होगी। कम ऑब्जर्व होने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो ये H डैश कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला रहता है, और H जो है वास्तविक लंबाई, H डैश जो है आभासी लंबाई जो हमको पानी में महसूस हो रही है, और 1μ2 का मतलब है वाटर है, तो वाटर का अपवर्तनांक आप रख दीजिए जो कुछ भी है 1.33 के अप्रॉक्सीमेट। फिर बात करते हैं इसी कंडीशन में, मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें एक मछली का दृष्टि क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो मछली का जो दृष्टि क्षेत्र है सबसे पहली चीज़ उसकी त्रिज्या निकालने के लिए आता है। त्रिज्या अगर आपने निकाल दिया तो वो कितना स्पेस देख सकती है, जबकि वो H गहराई में है, H गहराई में, और वो कितना क्षेत्र देख सकती है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? त्रिज्या की वैल्यू जो होती है वो होती है H
म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, तो पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मछली के द्वारा देखा गया जो दृष्टि क्षेत्र है, जिसको हम ये वाला एक सर्कुलर होगा, सर्कुलर फॉर्मेट में मछली का दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो हो जाएगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। एच मछली की गहराई सतह से, म्यू जो है उस जल का अपवर्तनांक जिसमें वो डूबी हुई है, और ये जो एरिया है मतलब वो पूरा का पूरा वृत्ताकार फॉर्मेट में वो देख सकती है। ये इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर हम बात करते हैं कुछ बेसिक गुणांक के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी हवा है, फिर मान लीजिए यहाँ पर आपका वाटर आ गया, फिर मान लीजिए यहाँ पर आपका ग्लास आ गया, फिर मान लीजिए यहाँ पर आपका एयर आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो पहला माध्यम और लास्ट वाला माध्यम, पहला माध्यम और लास्ट वाला माध्यम अगर एक ही है तो तीनों के अपवर्तनांक का जो गुणा आएगा, जो मल्टीप्लाई आएगा, वो आएगा 1। और हम इसको सबसे पहली चीज इसको हम बोलेंगे 1 म्यू 2, इसको बोलेंगे 2 म्यू 3, और इसको हम बोलेंगे 3 म्यू 1, या हम इसको बोल सकते हैं ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर मान लीजिए पहला माध्यम और अंतिम माध्यम अगर समान रहे तो सभी अपवर्तनांकों का गुणांक 1 आएगा। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मछली का दृष्टि क्षेत्र भी हो गया, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, गुणांक भी हो गए। अब बात करते हैं वाटर इंडेक्स। तो वाटर इंडेक्स मैंने आपको बता दिया था, वही है जिसमें आभासी लंबाई निकाली जाती है किसी छड़ की। फिर बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अगर ये वाला अगर माध्यम विरल हो जाए और ये वाला माध्यम सघन हो जाए तो प्रकाश किरण जो है अभिलंब की तरफ ना आकर के अभिलंब से दूर हटेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो 90 डिग्री दूर हट जाएगी। तो अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसका अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती जिस माध्यम से वो आ रही थी। तो एक कंडीशन पे जिस माध्यम से आ रही थी कुछ देर बाद वो उसी माध्यम में लौट गई, इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक्चुअल में एक अपवर्तन घटना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसी घटना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक अपवर्तन की घटना है, ये किसी भी प्रकार का परावर्तन नहीं है। परावर्तन जैसे दिखता जरूर है लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, अपवर्तन है, जिसमें आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस कंडीशन में जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। और ये साइन सी क्या है? ये साइन सी कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में आपतन कोण का क्रांतिक मान है। आपतन कोण का क्रांतिक मान, बार बार बोल रहा हूँ, आपतन कोण का क्रांतिक मान। और जो हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, हर एक सघन माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो ऐसा लिखा जाता है 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कोसेक सी। ये आपको याद रखना है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कोसेक सी। और सी का मतलब क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसके लिए परिभाषित है? आपतन कोण के लिए। कौन से आपतन कोण के लिए? जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। और ये हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा। जैसे देख लीजिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, आपतन आपका क्रांतिक कोण 48 या 49 के करीब में है। ग्लास का क्राउन कांच का देख लीजिए 1.52 आपका उसका अपवर्तनांक है, 41 के आसपास उसका क्रांतिक कोण है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक आप देख लीजिए 1.6 के करीब है, उसका क्रांतिक कोण 37 है। हीरे का आपका देख लीजिए अपवर्तनांक 2.42 के आसपास है, उसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री है। एक चीज देखिए, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ रहा है वैसे वैसे क्रांतिक कोण बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ेगी क्रांतिक कोण का मान कम होगा, मतलब आपको ज्यादा कोण पर प्रकाश किरण को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है सबसे बड़ा फंडामेंटल। तो सघन माध्यम रहेगा तो थोड़े से कोण में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसलिए हीरे में सबसे ज्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसलिए वो ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर प्रकाश किरण परावर्तन होने के पहले अपनी सरफेस से कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है, और फिर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद जब निकलते हैं तो उसके मल्टीपल प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऑप्टिक्स के पार्ट 2 में, जहाँ हम प्रकाशिकी की दूसरी घटनाओं के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।